इसमें हमने क्या पढ़ा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा चैप्टर चल रहा था, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में बस आज या कल ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है आज ही मैं इसको फिनिश कर दूं, है ना। चलिए अब देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु संरचना। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, बस जो मेन चीज थी वो मैंने आपको कल पढ़ाई। कल क्या पढ़ा, कल हमने क्या निकालना सीखा था, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीखा था, हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखा था, याद है आपको, है ना। हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाया था। मैंने आपको बताया था कि दो कॉन्सेप्ट आए थे इसके लिए। पहले आया था 2 डायमेंशनल, फिर आया था 3 डायमेंशनल। तो 2D में हमने किस में इलेक्ट्रॉन फिल करते थे, KLMN में। ये क्या होती हैं बच्चा, ये होती हैं ऑर्बिट्स। ऑर्बिट का मतलब होता है कक्ष। और 3D में क्या आता था, 3D में मैम हमने पढ़ी थी सब सेल्स, या हमने सब ऑर्बिट्स पढ़े थे। मतलब हिंदी वाले क्या बच्चे याद रखेंगे, कक्षक पढ़े थे, कक्षक, ठीक है। और इसमें कक्षक कौन कौन से थे, तो मैम SPDF। एस में कितने थे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 2, P में 6, D में 10, F में 14। ये पढ़ाया था, याद आ रहा है। अब जल्दी से मुझे एक एग्जाम्पल लिख के बता दो, फिर मैं आपको आज आगे की क्लास स्टार्ट करूंगी। जल्दी से मुझे आप मुझे पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ। अब मैं ये नहीं बताऊंगी पोटेशियम कितने नंबर पे आता है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूं। ओके, एक बच्चा बोल रहे मैम गोल्ड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। बिल्कुल बताऊंगी, गोल्ड का लिखना सिखाऊंगी। जल्दी मुझे पोटेशियम का लिख के दिखाओ। अब मैं ये नहीं बताऊंगी पोटेशियम कितने नंबर पे आता है, क्योंकि कल की क्लास में याद करवाया था बच्चा कि पोटेशियम कितने नंबर पे आता है। जल्दी प्लीज, जल्दी लिख के दिखाओ। जल्दी लिखो पोटेशियम का। पोटेशियम कितने नंबर पे आता है बच्चा, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम 19 नंबर पे आता है, क्योंकि कैल्शियम 20 पे होता है, कैल्शियम 10 नीचे आता है। तो जल्दी से बताओ कैसे लिखेंगे। देखो सबसे पहले 19 नंबर पर है, तो जल्दी KLMN में लिखो। पहले KLMN में लिखो, तो बताओ बच्चा K में कितने आएंगे, 2, L में कितने आएंगे, 8, 2 और 8 10, M में कितने जाएंगे, 8, N में कितना बचा, 1। अब जल्दी से इसको बना के दिखा दो। कैसे, SPDF में 1S में कितने आते हैं मैक्सिमम, 2, 2S 2, 2P 6, 6 और 8 2 10। अब क्या आएगा बच्चा, 3S 2। उसके बाद क्या आएगा, जल्दी बताओ। अरे तुम लोग तो रिप्लाई नहीं कर रहे हो यार, तुम लोग क्या भूल गए हो क्या सारी क्लास कल की पढ़ाई हुई। 2 8 8 1 नहीं बच्चा, मुझे तुम लिख के दिखाओ इसमें। चलो उसके बाद क्या जाएगा, 3P में कितने बच्चा, 6। और बाद में आप काउंट कर लीजिए। काउंट करने के बाद कितना हो गया है, 2 2 4 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18। और आप कहां जाएगा बच्चा, 4S। और 4S में कितना जाएगा बच्चा, तो आप बताएंगे 4S में कितना बचा, कितने हो गए हैं 18, तो 1 बचा, 18 1 1। तो ऐसे आप पोटेशियम का लिखेंगे, ठीक है। देखो यहां पर कितने हैं, ये K शेल है, क्योंकि K इज इक्वल टू 1S। कितने हैं बच्चा यहाँ पर, 2, 2S 2P को क्या लिखेंगे बच्चा, L। 2 और 6 कितने हैं, 8। M 3S 3P किस में आते हैं बच्चा, M में आते हैं। तो M में कितने होंगे, 6 और 2 8। 4S किस में आता है, N में कितना आता है, 1। कितना बचा, 1। तो 2 8 8 1। आपको बात समझ में आ रही है मेरी, कुछ आपको मेरी बात समझ में आ रही है कुछ, ठीक है। तो ऐसे आप पोटेशियम का लिख देंगे। अब बच्चों मैं आपको एक नई चीज सिखाने वाली हूं आज। देखो आपने क्या एक नाम सुना है, नोबल गैस। साउंड इज नॉट क्लियर, साउंड क्लियर नहीं आ रही है। रिप्लाई किए आप, कुछ भी बोल ही नहीं रहे। आलोक अच्छा क्या बोल रहे हैं आप, ठीक है लिख दिया, 4S1 होगा, ये समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। चलो अब सुनो बच्चा ध्यान से, देखना मैं एक पॉइंट बोल रही हूं, ध्यान से सुनना। कोई भी एलिमेंट, मैं शुद्ध हिंदी भाषा में लिख रही हूं, कोई भी एलिमेंट अपना, ध्यान से सुनना, कमेंट नहीं करना, कोई भी अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की फॉर्म में लिखना चाहता है। कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की फॉर्म में लिखना चाहता है। क्या मतलब हो गया मैम इस लाइन का,
ये 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो ध्यान से सुन लो। प्लीज कमेंट मत करो, तुम लोगों को मेरी कसम है कोई भी कमेंट नहीं करेगा, यहां देखो चुपचाप। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाली हूं, ध्यान से सुनो। देखो मैंने लिखा है एक लाइन कि कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की फॉर्म में लिखना चाहता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज नोबल गैसेस। हिंदी में इसको बोलते हैं उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस। अब सुनो बच्चा, उत्कृष्ट गैस होती क्या है? उत्कृष्ट गैस होती क्या है, ध्यान से सुनना। नोबल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो कभी भी किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करती हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो गैसेस की फॉर्म में हैं और वो कभी भी किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो पहले से होते हैं स्टेबल। वो पहले से एलिमेंट हैं तो गैस की फॉर्म में, लेकिन वो स्थायी हैं। एक बात बताओ, मैंने आपको बोला कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि मैम फिर अनस्टेबल का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, स्टेबल का मतलब होता है ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसका जो आउटर शेल है उसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो, कहने का मतलब कोई भी ऐसा तत्व है जिसके सबसे बाहरी कक्षक में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन ना पाया जाए। मतलब जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वो केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेता है, वो पहले से स्टेबल है। भाई मैं पहले से स्टेबल हूं, मैं अच्छा खासा कमा रही हूं, मेरी शादी हो गई है, मेरे 2 बच्चे हो गए हैं, मैं क्यों कहीं पर कुछ और कुछ सोचूंगी, है ना? भाई शादी कब करते हैं इंसान की? भाई अपने इंडियन लोगों के क्या थिंकिंग होती है, लड़का आवारा हो गया उसकी शादी कर दो, है ना? आप शादी क्यों करते? ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। आप केमिकल रिएक्शन में पार्ट कब लेंगे? जब आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। कहने का मतलब आपका दिमाग यहाँ वहां दौड़ेगा। आपके पास अच्छी नौकरी होगी, अच्छा आपका घर परिवार होगा, तो आप क्यों यहाँ वहां दौड़ेंगे? तो कहने का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, तब कोई भी एलिमेंट क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। लेकिन ऐसे एलिमेंट जो गैस की फॉर्म में हैं और जो कभी भी किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, वो पहले से स्टेबल है, वो स्थायी हैं। तो ऐसे एलिमेंट जो गैसेस की फॉर्म में हैं उनको नोबल गैसेस का नाम दिया जाता है। आप कुछ नहीं, आगे बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, आप इतना याद रख लो कि ऐसे एलिमेंट जो गैस की फॉर्म में है और जो स्टेबल है, जो किसी से कोई अभिक्रिया नहीं करते, उन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं होता है, वो अपनी धुन में रहते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, ऐसी गैसेस नोबल गैसेस कहलाती हैं। ऐसी गैसेस नोबल गैसेस कहलाती है। अब देखते हैं बच्चा कि ये नोबल गैसेस होती कौन कौन सी हैं। इनके नाम, इनके सिंबल, इनके एटॉमिक नंबर आपको याद रखने हैं, क्योंकि जब आपको इनके एटॉमिक नंबर याद होंगे ना, तभी आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी फॉर्म में लिख पाओगे, इनकी फॉर्म में लिख पाओगे। जरा देखो कौन कौन सी होती हैं। 1 नंबर पे आता है हीलियम। हीलियम, उसके बाद आता है बच्चा, हीलियम के बाद नियोन। नियोन Ne, नियोन का सिंबल होता है Ne। उसके बाद आता है बच्चा आर्गन। आर्गन आर्गन देन आता है बच्चा Kr, और Kr का मतलब होता है क्रिप्टॉन। उसके बाद आता है Xe। Xe का मतलब होता है जिनॉन, इसको जिनॉन प्रोनाउंस करते हैं। उसके बाद आता है Rn, और Rn को बोलते हैं बच्चा रेडोन। और सबसे लास्ट जो एक नया नोबल गैस ऐड किया गया है वो है OG है ना, और OG का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ये एक नया ऐड किया गया बच्चा नोबल गैस, जो आगे हम पढ़ा देंगे आपको इसके बारे में, ठीक है? तो देखो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। पहले 6 थी, लेकिन एक नया ऐड करने के बाद 7 हो गई हैं बच्चा, 7 हो गई हैं, ठीक है? तो ऐसे गैसेस जो कभी किसी से रिएक्ट नहीं करती, अभिक्रिया नहीं करती, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती, कोई बॉन्ड नहीं बनाती, कोई बंध नहीं बनाती, वो सारी गैसेस ये हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनाइजेशन। अब इनके एटॉमिक नंबर लिखिए बच्चा। हीलियम आता है 2 नंबर पर, नियोन आता है 10 नंबर पर, आर्गन आता है 18 नंबर पर, क्रिप्टॉन आता है 36 नंबर पर। हाँ, इन्हीं को निष्क्रिय गैस बोलते हैं बच्चा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को निष्क्रिय गैस का भी नाम देते हैं, ठीक है? उसके बाद
जेनॉन का 54, रेडॉन का 86 और ये तो पीरियोडिक टेबल का सबसे आखिरी एलिमेंट है और 118 नंबर पे आता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 2, नियोन 10 नंबर पे आता है, आर्गन 18 पे आता है, क्रिप्टॉन 36 पे आता है, जेनॉन 54 पे आता है, रेडॉन 86 पे आता है, ऑर्गेनाइजेशन पीरियोडिक टेबल का आवर्त सारणी का सबसे आखिरी एलिमेंट है और वो 118 नंबर पे आता है। अब जरा देखो इनकी फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे इनकी फॉर्म में। चलो जल्दी से मुझे आप लिख के दिखाओ नियोन का। नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बच्चा जल्दी से लिखो, ठीक है, फास्ट लिखो। मैंने बोला नियोन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। नियोन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। तो कैसे लिखोगे? 1s2, उसके बाद बच्चा 2s2, उसके बाद क्या लिखोगे? 2p6। ये किसका हो गया? नियोन का हो गया। समझ में आया? ये किसका हो गया? नियोन का। 2, 2, 4 और 6, 10 नंबर पे ये नियोन का लिख दिया। अब सुनो, मैंने बोला कि कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की फॉर्म में रखना चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की फॉर्म में रखना चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो बच्चा, इसका मतलब क्या हुआ? नोबल गैसेस क्या होती है बच्चा? स्टेबल होती हैं। और हर कोई एलिमेंट क्या करता है? हर कोई एलिमेंट स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। भाई इस संसार का, इस प्रकृति का नियम है, इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो स्टेबल नहीं होना चाहती। आप, मैं, कोई भी इंसान स्टेबल। आप यहां पर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं? ताकि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए। ऐसे ही जो इन गैसेस को छोड़कर बाकी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो भी कहते हैं नोबल गैस, हम भी आपकी फॉर्म में, हम भी आपकी तरह स्टेबल होना चाहते हैं। राकेश, आगे जब पीरियड टेबल करवाऊंगी इनके यूजेस बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी इनके बारे में, अभी नहीं। जहां पर जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना ही मैं पढ़ाती हूं यहां पर, ठीक है बच्चा? अब देखो, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो बाकी के सारे एलिमेंट बोलते हैं कि भाई नोबल गैसेस, तुम लोग तो स्टेबल हो, तो तुम थोड़ा बहुत हमारा भी भला कर दो। तो कैसे भला? जरा आप मुझे एल्यूमिनियम का, जल्दी से मुझे एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ। जल्दी से लिख के दिखाओ एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चा एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। तो बच्चा बताओ कैसे लिखा जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, यहां तक 10 हो गए। अब 2p के बाद कहां जाता है बच्चा? जल्दी से बताओ। 2, मैम कल तो आपने इरिटेट कर दिया था जब क्लास पहले ही स्टार्ट हो गई। अच्छा हाँ, आदर्श गैस भी इनको ही कहते हैं बच्चा, इन्हीं को ही कहते हैं। जल्दी बताओ। अब देखो 2p6 में चला गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 तो हो गए। अब 3s2 में जाएगा, अब 3p1। देखो एल्यूमिनियम का कैसे लिखा जाएगा बच्चा, ध्यान से सुनना। एल्यूमिनियम का कैसे लिखा जाएगा, जिनको नहीं आता है सुन लो। 1s के अंदर s है मैक्सिमम 2, 2s में 2, p में मैक्सिमम 6, 10 तो हो गए। फिर 3s में जाएगा, 3s में 2, s में मैक्सिमम 2, p में 6 आ सकते हैं, लेकिन हमें तो 13 इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना, 13 इलेक्ट्रॉन को ही भरना है। बचा कितना? एक बचा। अब देखो ये एल्यूमिनियम बोलेगा किसको? इन नोबल गैसेस को बोलेगा जो इसके पास में होगी। एल्यूमिनियम 13 नंबर पर है, नियोन कितने नंबर पर है? 10 नंबर पर। तो एल्यूमिनियम एलिमेंट बोलेगा नियोन को कि नियोन तुम एक स्टेबल गैस हो, क्या मैं तुम्हारे तरीके से, क्या मैं तुम्हारी फॉर्म में अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूं? ये बोलेगा बिल्कुल लिख सकता हो। कोई भी एलिमेंट अपने नियर बाय एटॉमिक नंबर वाली नोबल गैस की फॉर्म में अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता है। जो भी उसके आसपास है, या तो नीचे होगी, 5-6 एटॉमिक नंबर कम होगा या ज्यादा होगा। तो एक्चुअली एल्यूमिनियम को आप इतना बड़ा लिखने की जगह अब ये बताओ 1s2, 2s2, 2p6 किसका है? नियोन का। तो इतना कॉमन है, कॉमन, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूं? इसकी जगह मैं नियोन लिख सकती हूं। और नियोन का मतलब 10 नंबर तक का तो एटॉमिक नंबर, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियोन लिखते ही कंप्लीट हो गया। बचा क्या? 3s2, 3p1। ये लो, ऐसे एल्यूमिनियम अपना नोबल गैस नियोन की फॉर्म में अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकता है। जहां तक कॉमन आ रहा है उसकी जगह नियोन लिख दिया मैम ने, बाकी का मैंने उतार दिया 3s2, 3p1। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगर हुआ जल्दी से मुझे आप लिख के दिखाओ। आप मुझे किसका लिख के दिखाओगे? आप मुझे लिख के दिखाओ। आप मुझे आयरन का लिख के दिखाओ। जल्दी दिखाओ, आयरन का लिख के दिखाओ। आयरन का किसकी फॉर्म में लिख के दिखाओगे? नोबल गैस की फॉर्म में लिख के दिखाओगे। जल्दी लिख के दिखाओ आयरन का नोबल गैस की फॉर्म में।
मैं वेट कर रही हूं आपके आंसर का। आयरन 26 नंबर पे आता है, नोबल गैस की फॉर्म में लिखना है, नोबल गैस की फॉर्म में। जल्दी लिखो प्लीज, जल्दी लिखो, मैं वेट कर रही हूं आपका। किसके साथ, किसके पहले तो ढूंढो कि इसके नीचे पीछे कौन सी नोबल गैस है। ये 26 नंबर है और ये देखो यहां पर आओ, आपको एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे इनके। अरे ऐसे याद कर लो, स्कूल में नहीं याद करवाए थे। 2 में 8 जोड़ोगे 10, 10 में 8 जोड़ोगे 18, 18 का डबल कर दो 36, 36 में 18 जोड़ो 54, 54 में और जोड़ो 18, 54 का 18 जोड़ोगे डबल करोगे, ऐसा कुछ आप देख लेना जो टीचर ने बताया होगा। 2 में 8 जोड़ो 10, 10 में 8 जोड़ो 18, 18 डबल करो 36, 36 में 18 जोड़ोगे 54, 54 में 54 का डबल करने के बाद 86 और ऐसा कुछ आता है, आप लिख लो, ठीक है, ये याद कर लेना। जल्दी बताओ, देखो आयरन 26 नंबर पे है, आर्गन कितना है बच्चा 36 नंबर, आर्गन कितने पे है 18 पर, तो ये किसके नियर बाई है 18 के नियर बाई है। तो सबसे पहले तो आप क्या कर दोगे बच्चा, सबसे पहले इसके लिए लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए किसका, आर्गन का। आप मुझे बताओ आर्गन कैसे लिखते हैं हम लिखते हैं आर्गन को 1s2 2s2 2p6, थोड़ा सा इधर खिसकाओ इसको, 2p6, उसके बाद 3s2 3p6, ठीक है, जरा काउंट करना बच्चा। हाँ आर्गन 3p6 काउंट करना, हो गया 18, 6 2 8 और 2 2 4 6 10, हाँ हो गया, ये आर्गन हो गया बच्चा, आर्गन हो गया। यहां तक हमें कितना भरना है 26, अभी यहां तक कितने हुए 18। अगर मैं इसी में आगे जोड़ दूं बच्चा, इसी के आगे, अब 3p के बाद किस में जाते हैं इलेक्ट्रॉन, जल्दी बताओ बच्चा, 3p के बाद किस में जाएंगे 4s में, किस में जाएंगे 4s, और 4s में मैक्सिमम कितना 4x में कितना 2, अब किस में जाएगा 4p, p में मैक्सिमम कितने 6, तो देखो यहां तक 18 थे, यहां तक 8 और लिख दिए, कितना बन गया 26। तो क्या मैं यहां तक के लिए मैं क्या यूज कर सकती हूं आर्गन। जब मैं यहां पर लिखूंगी आयरन में तो मैंने लिख दिया आर्गन, आर्गन का मतलब है 18 तक तो ऑलरेडी यहां तक हो गए हैं, अब आगे क्या लगा दूं 4s2 एंड 4p6। तो ऐसे आप आयरन का नोबल गैस आर्गन की फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। ओ 3d6 होगा बच्चा, ये गलत हो गया, 3d6 होगा, p नहीं होगा, 3d, d में जाएगा ना, p तो हो गया 3p, अब d में जाएगा बच्चा, इसको सही कर लेना, इसको सही कर लेना, 3d होगा, वो मिस्टेक से लिखा गया है मुझसे, सही कर लेना इसको प्लीज। 3p तो पहले ही आ गया, 3d में जाएगा, तो यहां पर 3d हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा, ठीक है, कर दिया मैंने, कर दिया, हो गया। तो ऐसे हम नोबल गैसेस की फॉर्म में किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। कभी एग्जाम में पूछे कि क्यों लिखते हैं, क्योंकि नोबल गैसेस क्या होती है स्टेबल, और कोई भी एलिमेंट क्या करना स्टेबल रहना चाहता है बच्चा, ठीक है। चलो हो गया। अब बच्चों ये आप सब कुछ छोड़ दो, अब मैं बता दूं आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 2 एक्सेप्शन बनते हैं। मैंने आपको कहा था केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। ईसी का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद। केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही ऐसा है जहां पर इतने सारे अपवाद बनते हैं। एग्जाम में इन दोनों का पूछा जाता है, इनको स्टार बना के लिख लेना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला यहां पर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 2 अपवाद बनते हैं बच्चा। सबसे पहला बनता है क्रोमियम, क्रोमियम बहुत बार इसीलिए क्रोमियम का आउटर शेल पूछा जाता है। 4 ऑप्शन देंगे और पूछेंगे इसमें से क्रोमियम का आउटर शेल कौन सा होता है। बच्चों को ये एक्सेप्शन पता ही नहीं होता है, बच्चे लगाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D में, हाँ ये कर दिया ये कर दिया, उन्हें 2 रूल ही नहीं पता होता है, ठीक है। अब सुनो बच्चा ध्यान से, मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा रुको बताएंगे अभी, ठीक है। क्रोमियम, अब बताओ क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24 होता है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है, हाँ मैं हुन रूल बताऊंगी, भी रुक जाओ सब बताऊंगी, आप लोग थोड़ा पेशेंस रखा करें। चलिए 24 होता है। अब जल्दी से मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ 24 का। जल्दी बताओ बच्चा कैसे लिखा जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब क्या होगा बच्चा 3p के बाद, 3p के बाद कहां जाते हैं 4s में जाते हैं, और 4s में कितने 2, उसके बाद 3d में, d में यहां तक काउंट करोगे तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहां तक काउंट करने में 20 हो गए, 18 2 20, हाँ 4। ये लो ऐसे क्रोमियम होता है, ऐसे क्रोमियम होता है,
ऐसे क्रोमियम होता है। लिख दिया, क्रोमियम का लिख दिया। अब मैम ये एक्सेप्शन क्यों बना? सही तो है, 2 2 4 जो 10 और 10 18 18 2 20 24 सही तो है। अब देखो बच्चा ये एक्सेप्शन क्यों बना, इसके लिए ध्यान से सुनना मेरा पॉइंट। क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन बनता है, अपवाद बनता है, वो क्यों बना? ये 1s क्या है बच्चा, जल्दी से बताओ, इसकी K शेल है। ये 2s क्या है बच्चा, इसकी L है। ये क्या है बच्चा, इसकी M है। और ये क्या है, इसकी N है। ठीक है, ये क्या है, इसकी N। और N का मतलब है ये क्रोमियम की सबसे आउटर शेल है। ये क्या है, उसकी आउटर शेल है। अब आउटर शेल में देखना बच्चा, ये क्या है, 3D। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। ये भूल जाओ, आप आउटर शेल वगैरह ये सब भूल जाओ, ये हम वैलेंसी के चैप्टर में करवाएंगे, ये छोड़ो आप, ये आप सब कुछ छोड़ दो। आप तो मेरी इतनी बात सुनो कि आपको ज्यादा फिर कंफ्यूजन में नहीं डालना मुझे। 3D 4, आप मुझे ये बात बताओ कि D में, कल मैं बताकर गई थी कि D में कितने बॉक्स होते हैं। जब मैं D और सब ऑर्बिट की बात करूंगी तो कितने बॉक्स बनाऊंगी, 5 बनाऊंगी, याद है, 2 3 4 5 बनाऊंगी बच्चा। अब मुझे ये बताओ कि D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। D में कितने हैं, 4, और 4 भर देते हैं। अब एक बात सुनना, इलेक्ट्रॉन भरने का बेसिक फंडामेंटल यहां पर क्या होता है। 4 इलेक्ट्रॉन ना, सबसे पहले चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बॉक्स में 2 आ सकते हैं, कल बताया था ना एक बॉक्स में कितने आते हैं, मैक्सिमम 2। आप सोचोगे एक बॉक्स में 2 है तो 2 यहां भर दूं, 2 यहां भर दूं, नहीं बच्चा, हमेशा पहले आगे मैं एक रूल पढ़ाऊंगी आपको, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। अब एक बात बताओ बच्चा, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन भरे गए D का, एक बॉक्स क्या रह गया यहां पर, खाली। D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो 4 ही है ना। तो बच्चा ये बताओ कि ये दिखने में कैसा लग रहा है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, है ना। या फिर मैं इसी बॉक्स को ऐसे बनाऊं, मैं 5 बनाऊं, ऐसे 3 4 5 बनाऊं, 1 4 तो थे ही इसके पास, 3 4। और अब मैं एक काम कर दूं, इस 4s वाले को बोलूं कि यार देख, मेरा वाला डायग्राम दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, अनसिमेट्रिकल लग रहा है, ये अनसिमेट्रिकल लग रहा है, मतलब एक जैसा नहीं लग रहा है। तो फिर मैं ये D वाला बोलेगा, देख यार मेरा बिल्कुल दिखने में सुंदर सा नहीं लग रहा, तो एक अपना इलेक्ट्रॉन यहां से मेरे को दे दे। तो ये 4s जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन 3D के अंदर भर देगा। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन हम ऐसे भर देंगे, दिखने में ऐसे भर देंगे। देखो बच्चा, ये एक जैसा दिख रहा है दिखने में, ये सिमेट्रिकल दिख रहा है आपको, और ऊपर वाला जो है वो अनसिमेट्रिकल दिख रहा है। ये सिमेट्रिकल है, एक जैसा दिखेगा, और ये अनसिमेट्रिकल दिखेगा। तो इसीलिए यहां पर सिमेट्रिकल बनाने के लिए 4s वाला जो ऑर्बिट है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन D को दे देता है, और यहां पर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो लिखा जाता है 4s1 एंड 3d5। मुझे अच्छे से याद है, किसी साल का मैं एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर देख रही थी, तो उसमें पूछा था कि क्रोमियम के आउटर शेल में जो D वाला ब्लॉक होता है, जो आपका D वाला ऑर्बिट होता है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 या 5 या 1 या 2। तो बच्चों यहां पर आपको 5 ऑप्शन सही करना था। जब कभी आप क्रोमियम का लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। क्यों? क्योंकि मैम सिमेट्रिकल करने के लिए, एक जैसा बनाने के लिए। 4 थे, दिखने में ही नहीं अच्छा लग रहा है, खाली पड़ा, तो S ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और देते ही यहां पर एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन गई। और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए 4s1 3d5 लिखा जाता है क्रोमियम का। किसका? क्रोमियम का। हाँ, अब एक बचा, मैम S में एक ही बचेगा। हाँ, एक ही बचेगा, जब एक चला गया तो एक ही बचेगा, क्या हो गया तो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट यहां पर बच्चा कौन सा बनता है, नेक्स्ट अपवाद बनता है कॉपर, क्रोमियम एंड कॉपर। इसके बाद लिखेंगे हम कॉपर। कोई बता सकता है कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कॉपर आता है बच्चा 29 पर। जल्दी से लिख के दिखाओ, कॉपर का कैसे लिखोगे, जल्दी लिख के दिखाओ, कॉपर का कैसे लिखोगे। अरे भाई अभी बताया था, 18 तक तो क्या लिख दो, आर्गन लिख दो। आर्गन लिख देंगे 18 तक तो, क्योंकि आर्गन कितने नंबर पे आता है, 18 पर आता है बच्चा। उसके बाद क्या कर देंगे बच्चा, हम आर्गन के बाद 4s बनेगा, 4s2 और 4d। 29 पर है, 18 तो 20 हो गए, और कितना बचा, 9 बचा। तो D में कितने, 9। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं D में, 10। ये बन गया आपका क्या,
क्या बन गया? कॉपर। कुछ समझ आया? कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो भाई, आर्गन 18 नंबर पे आता है तो 18 तो मैं आर्गन लिख सकती हूँ ना। अब आर्गन का 18 नंबर 3p तक चला गया है, 4s आएगा। 4s आते ही आपका 2 भरा गया। 4s के बाद क्या आता है? 4d आता है। d में 10 आ सकते हैं, लेकिन 20 तो पहले ही भर चुके हैं। कितने बचे? 9। तो मैंने यहाँ 9 डाल दिए। समझ में आ गया? तो ये है कॉपर का। कॉपर को आप ऐसे लिखते हैं। अब बच्चा जरा इसका बनाना, डी का बनाना कैसे बनाओगे? डी को बॉक्स में भरोगे इलेक्ट्रॉन, तो डी में कितने बॉक्स होते हैं? अगेन 5 बॉक्स होते हैं। जरा भरिएगा, 1 2 3 4 5। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। हमारे पास कितने? 9 है। याद रखो हमारे पास कितने? 9। 1 2 3 4 5। 5 भर दिए। अब क्या करूंगी मैं? 1 6, दूसरा 7, तीसरा 8 और 9। कितने हो गए बच्चे? 9 हो गया। 9 हो गया। ठीक है, ठीक है। 4s के बाद 3d कहां से आ जाएगा बच्चा? 2p 6 के बाद आएगा। हाँ, 3d 9 होगा बच्चा। शशि बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 3d 9 होगा। देखो अब क्या हो गया? 9 भर दिए मैंने। अब ये बेचारा सिंगल रह गया, इसका पेयर नहीं बना। तो आपको ये सिमेट्रिकल लग रहा है या अनसिमेट्रिकल लग रहा है? तो बच्चा ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। इसको सिमेट्रिकल करने के लिए ये जो s है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन d वाले में भर देगा और बोलेगा देख तेरे पास 9 है, एक अकेला पड़ा है, तो तू 5 बॉक्स बना नीचे और यहां से मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले और एक इलेक्ट्रॉन लेकर तू अपने ऐसा कंप्लीट कर ले। तो पहले एक एक भरो सब में, फिर एक एक और भर दो। एस वाला एक यहां आ गया। ये देखो, ये सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है। इसीलिए कॉपर भी एक्सेप्शन बनता है। जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो कॉपर को कैसे लिखोगे? 4s1 एंड 4d10 एंड 4d10। ये सही करोगे, ये गलत करोगे। ठीक है? क्या कर दिया? ओहो, 3d होगा ये। 4s के बाद 3d आता है, क्योंकि 4s की एनर्जी क्या होती है बच्चा? कम। 3d की क्या होती है? ज्यादा। ठीक है, सही कर देना इसको। 3d होगा ये। मैंने कल बताया था आपको कि 4s की एनर्जी क्या होती है? कम। किससे? 3d से। तो पहले क्या आएगा? 4s, फिर क्या आएगा? 3d। तो इस जब 3d का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा तो पूरे 10 हो जाएंगे। ठीक है, इसको सही कर देना। अरे हो गया होगा, लिखा गलत गया होगा। ठीक है, तो ये दोनों अपवाद बनेंगे बच्चा। कुछ नहीं, आप इसके रट्टे लगा लो। अगर किसी को नहीं समझ में आ रही है ना ये स्ट्रक्चर, आप ऐसे याद कर लो कि कभी आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अपवाद कौन कौन से एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है। आप बताओगे क्रोमियम और आप बताओगे कॉपर। क्रोमियम कितने नंबर पे आया था? आप बता दोगे 24 पे। जब 24 पे आया था बच्चा, तो आप कैसे लिखोगे? क्रोमियम का नॉर्मल तो लिखा जाता है मैम 4s2। यहां पर लिख दो। क्या हो जाता है यार इस बोर्ड को? ये लो, ऐसा लिख लो कि हम क्रोमियम का लिखेंगे 4s1 और 3d में कितने जाएंगे? नॉर्मल केस में 4 होते हैं। क्या है, मार्कर भी नहीं ले रहा क्या? कहां से क्या हो रहा है? देखो, तो नॉर्मल केस में कितने थे यहां पर? 4। लेकिन जब 4s1 लिखा है तो यहां पर 3d 5 हो जाएगा। तो क्रोमियम याद कर लो, 4s1 3d 5 वाला ऑप्शन सही करना है। और अगर आपसे पूछे कॉपर का, तो कॉपर का हम कैसे याद रखेंगे बच्चा? 4s1 और 3d में वैसे 9 थे, लेकिन एक और लेकर वो क्या बन जाता है? 10 बन जाता है। ये आपके इसका कॉपर का याद कर लेंगे। ठीक है, समझ लोगे? मैम कितने एटॉमिक नंबर तक पूछता है? 25-26 नंबर तक के पूछता है। आयरन तक पूछता है, उससे ज्यादा कभी नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक्सेप्शन थे बच्चा, ये समझा देना। और कभी नोबल गैस की फॉर्म में लिखा आ जाए तो वो भी आप समझा सकते हैं। नोबल गैस की फॉर्म में आ जाए तो वो भी आप समझा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब तो आप समझा ही देंगे। ठीक है, चलो बच्चा, वेनेडियम 23 नंबर का आप लिख लो। वेनेडियम 23 पे कैसे आएगा? जो अभी मैंने बताया 4 वाले की जगह एक कम हो जाएगा। सेम तो है। चलो अब दिखाती हूं मैं आपको इनकी स्टेबिलिटी कैसे होती है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि इनका स्थायित्व कैसे होगा। मतलब कि मैम आप कैसे बोलोगे कि कौन सा, साउंड सही नहीं आ रहा, एक बार साउंड चेक करना।
कि कौन सा एलिमेंट कैसे स्थायी होगा। देखो इसके लिए आप ध्यान से सुनना, अभी नहीं समझ में आएगा, बाद में आपको समझ में आएगा। आप लिखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्थिरता। पहले मैं एग्जांपल देके समझाती हूं, बाद में आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्थिरता, कि कैसे कौन सा जो आपका फॉर्मेट है वो ज्यादा स्टेबल होगा, कैसे कौन सा फॉर्मेट है वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसके लिए आपको 3 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल देती हूं। देखो बच्चा कौन कौन सा, ध्यान से सुनना। अभी आपको इस लाइन का मीनिंग समझ में नहीं आएगा मैम क्या बता रही है, सुनो देखो कैसे। कार्बन, कार्बन कितने नंबर पे आता है 6, नाइट्रोजन कितने पे आता है 7, नियोन कितने पे आता है 10। जल्दी से लिखना, कार्बन का कैसे लिखते हैं 1s2, 2s2 और 2p4, क्योंकि 6 नंबर पे आता है ना, तो 2 2 4, कार्बन 6 नंबर पे तो आता है, 2 2 4 और 2 6, ये लो 2p2। मैम अक्रिय गैसों की संख्या कैसे कितनी बताएंगे बच्चा, जितनी लिखवाई है उतनी बताओगे और कितनी बताओगे, ठीक है। ये हो गया आपका कार्बन। कार्बन कैसे लिखोगे 1s2, 2s2, 2p2, तो ये कार्बन की आउटर शेल हो जाती है, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं उसके अंदर। नाइट्रोजन क्या लिखना, नाइट्रोजन का कैसे लिखोगे 1s2, 2s2, 2p3, ये आपका नाइट्रोजन। नियोन का लिखना 1s2, 2s2 और 2p6, ये लो, ये आपका इसका हो गया। चलो अब देखते हैं हम कि जब हम इनके p वाले का बॉक्स बनाएंगे तो कैसे बनेगा। ध्यान से सुनो, कार्बन के p ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, और p में बॉक्स कितने बनते हैं बच्चा 3, कल बता के गई थी 3 बॉक्स बनते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहां भर दो एक यहां भर दो, हो गया। इसका p ब्लॉक बनाना बच्चा ऐसे बनेगा 1 2 3, कितने इलेक्ट्रॉन है p में 3, 1 2 3, बना दिया। अब जरा बताओ नियोन का कैसे बनेगा, ऐसे मैम, नियोन में कितने हैं 6, और p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होती है 6, 1 1 1 1 1 1। अब आपको दिखने में ही समझ में आ रहा होगा, ये बता दो इनमें से सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा ऑर्बिटल लग रहा है, बताओ कौन सा ऑर्बिटल लग रहा है, दिखने में बता दो कौन सा ऑर्बिटल लिख रहा है। फुल्ली फिल्ड यहां पर ऑर्बिटल कौन सा है, कौन सा फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जल्दी बताओ कौन सा फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बच्चों साफ दिख रहा है, p के अंदर 3 बॉक्स होते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3 बॉक्स हैं 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको नाम दिया जाता है। अब इन तीनों के नाम लिखो, आप अब इन तीनों के नाम लिखो, इसको बोलेंगे हम फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कंप्लीट तरीके से बना हुआ, मतलब पूर्ण तरीके से बना हुआ या पूर्ण तरीके से भरा हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये पूर्ण तरीके से है, ठीक है बच्चा। ये क्या हो गया कंप्लीट तरीके से। कंप्लीट कैसे हुआ, 6 के 6 भरे गए यहां पर। उसके बाद यहां पर मैम 3 बॉक्स थे, 3 का मतलब 6 आ सकते थे, लेकिन भरे 3 ही है, तो ये क्या कहलाएगा हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हिंदी में लिखेंगे आधे तरीके से भरा हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और ये तो भैया ना हाफ है ना कंप्लीट है, ये तो इनकम्प्लीट है, इसको लिख दो इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और अब आपसे पूछ रहे कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट, ऐसी तो एलिमेंट की स्टेबिलिटी निकलती है बच्चा। तो देखो सबसे पहले कौन सा आएगा फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर इससे थोड़ा कम स्थायी कौन होगा हाफ फिल्ड, और उसके बाद कौन होगा इनकम्प्लीट।
साउंड इज ओके? चलो, ओके 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 ओके, मैंने बैटरी चेंज कर दी है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। चलो आओ आओ, यहाँ देखो यहाँ देखो, एक बार फिर समझाऊं? चलो आओ यहाँ देखो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हो गया हो गया हो गया, साउंड ठीक हो गया। देखो बच्चा, वापस रिपीट करूं? देखो, 3 बॉक्स थे, 3 में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, तो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 3 बॉक्स थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, जस्ट हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 3 बॉक्स थे, 6 आ सकते थे, लेकिन पहले तीनों में ही एक एक नहीं भरा गया, तो ये तो इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आपसे पूछे बच्चा कि इनमें से सबसे स्टेबल किसका होगा, आप क्या बताओगे? सबसे पहले सबसे ज्यादा स्थायी कौन होता है? फुली फिल्ड। जितने बॉक्स उतने इलेक्ट्रॉन, मतलब जिस बॉक्स की जितनी कैपेसिटी है उतने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। अब मुझे यहां से देख कर बताओ कि नियोन में 6 थे, 6 के 6 भरे गए, क्या नियोन में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है? नहीं है मैम। इसीलिए नियोन में जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसीलिए नियोन कभी भी केमिकल रिएक्शंस में पार्ट नहीं लेता है, इसलिए नियोन एक स्टेबल गैस बन जाता है। अब मुझे बताओ, यहां से इन तीनों में से अगर कोई आपसे पूछ ले कि इन तीनों में से स्थायी कौन सा होगा, सबसे ज्यादा स्थायी कौन हो गया? नियोन। फिर कौन है? नाइट्रोजन। फिर कौन है? कार्बन। तो कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है, आपको ऐसे निकालकर ऐसे आंसर देना है, ऐसे निकालकर ऐसे आंसर देना है, ठीक है? ऐसे निकालकर ऐसे आंसर देना है। तो हमेशा निकाल लेना यार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का दे दे। मान लो कोई एलिमेंट है जिसके एंड में आ रहा है 2p7 आ रहा है, मान लो कोई भी है ना, 2p7 आ रहा है। अब एक बात बताओ, 2p7 कभी एग्जाम में पूछ 2p7 क्या हो सकता है? आप क्या बोलोगे? 2p7 तो स्टेबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि p की मैक्सिमम क्वालिटी कितनी, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? 6 इलेक्ट्रॉन की होती है, तो वैसे ही नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। कभी कभी ऐसे ऑप्शन दे देता है दिमाग खराब करने के लिए, ठीक है? मान लो किसी के अंदर आ गया, आपको दे दिया 2d, d में 10 आ सकते हैं, तो आपको दे दिया 2d9, 2d9 आ गया किसी के एंड में। अब मुझे बताओ d के लिए आप कितने बॉक्स बनाओगे? 5 बनाओगे? 1 2 3 4 5। सबसे पहले 9 है तो कैसे भरोगे? 1 2 3 4। अब 9 है तो इसको 6 7 8 9, ठीक है? अब आपको दे दिया किसी के एंड में आ रहा है 2d10, आपसे पूछ लिया कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। साफ दिख रहा है 10 आ सकते हैं d के अंदर, और 10 के 10 आ गए तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो ऐसे निकाल देना, ठीक है? ऐसे निकाल लेना, ऐसे निकल जाते हैं। ओके चलो, तो ऐसे निकल जाते हैं बच्चा। आपको कुछ नहीं याद रखना, आप तो याद रखो जो फुली फिल्ड होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही स्टेबल है हमारी भाषा में। तो चलो आप चले नेक्स्ट। मैम कार्बन पी वाले से 1 लेकर, नहीं बच्चा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, आगे बताएंगे आपको। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब इतना दिमाग मत लगाओ, अभी इतना दिमाग मत लगाओ, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट चलो, अब आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ नियम दिए थे, 3 नियम। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा रूल दिया था। ध्यान से सुनना बच्चा, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप लिख भी लो साथ में, ठीक है? सबसे पहला आया था ऑफ बाउ प्रिंसिपल, 1 नंबर पे आया था ऑफ बाउ प्रिंसिपल। लिख लो ऑफ बाउ का सिद्धांत, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ नाम के साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने सबसे पहले अपना सिद्धांत दिया था, और हिंदी में लिखेंगे ऑफ बाउ का सिद्धांत। इन्होंने क्या किया था? ऑफ बाउ का सिद्धांत सबसे पहले ये आए थे। हाँ, कभी कभी ना पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ होगा एग्जाम में और पूछेगा ये किसने बताया था ये प्रिंसिपल, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसने बताया था, ठीक है? चलो देखो ऑफ बाउ जी ने क्या कहा था। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं? 1s में, फिर किस में जाते हैं? 2s में, फिर किस में जाते हैं? 2p में, फिर किस में जाते हैं बच्चा? 3s में, फिर किस में जाते हैं? 3p में जाते हैं। ये बताया था ना पाउली ने? हाँ, पाउली ने भी बताया था एक सिद्धांत, वो आगे बताएंगे, ठीक है? उसके बाद मैंने कहा था कि यहां पर आता कौन सा है, यहां पर आना क्या चाहिए था?
3d, लेकिन 3d को हम बाद में लिखते हैं, पहले किसको लिखते हैं? 4s को लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम इन इलेक्ट्रॉन को उनकी एनर्जी लेवल के आधार पर इन ऑर्बिट में फिल करते हैं। मैंने कहा था कि जिस भी सब सेल की एनर्जी सबसे कम होगी उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, जिस भी कक्षक की ऊर्जा का मान सबसे कम होगा उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये बात किसने बताई थी? ऑफबाउ ने बताई थी। क्या बताया था? कि जिस भी कक्षक की या जिस भी कक्ष की ऊर्जा सबसे कम होगी उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे। देखो यहां पर इसकी एनर्जी 4s की एनर्जी 3d से कम होती है, इसलिए 3p के बाद जस्ट अगर आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो हमेशा किस में भरोगे? 4s में भरोगे। किस में भरोगे? 4s में भरोगे। उसके बाद आप किस में लिखोगे बच्चा? 4s के बाद हम किस में लिखते हैं? तो आप लिख दीजिए 4s के बाद 3d में लिखते हैं। और यही स्टेटमेंट दिया था किसने? ऑफबाउ ने। तो कभी एग्जाम में पूछ ले कि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन उनकी ऊर्जा के स्तर के आधार पर भरते हैं, ये बात किसने बताया था? ये बात किसने बताया था? आप बता दोगे ऑफबाउ ने। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू देयर एनर्जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर, सही बात तो है। ये कौन सा ऑर्डर है? यहां से लेफ्ट से राइट देखेंगे तो क्या एनर्जी इंक्रीज ही तो हो रही है? सबसे कम इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो ये क्या है बच्चा? इन इलेक्ट्रॉन की जो आपकी ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी लेवल है, और किसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये बात किसने बताई थी? ऑफबाउ प्रिंसिपल, ऑफबाउ नाम के साइंटिस्ट ने कहा था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर, उनके एनर्जी के आधार पर उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाते हैं। ये किसने बताया था? ऑफबाउ ने बताया था। ठीक है, लिख लेंगे अपने कॉपी में। इलेक्ट्रॉन को सब सेल में उनकी ऊर्जा के आधार पर भरा जाता है। सबसे पहले सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। बड़ी कॉमन सी बात है, सबसे पहले जिस कक्षक की सबसे कम एनर्जी होगी उसमें भरेंगे। तो यहां पर 4s पहले आएगा, 3d बाद में आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू देयर एनर्जी। और ये किसका सिद्धांत है बच्चा? ये ऑफबाउ प्रिंसिपल है। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए जो प्रिंसिपल आया था वो कौन सा आया था? ऑफबाउ प्रिंसिपल आया था, ऑफबाउ का सिद्धांत आया था। अब 2 नंबर पे आए बच्चा आपके साइंटिस्ट। अब बच्चा 2 नंबर पे आए पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली, PAULI होगा, PAULI एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली का सिद्धांत, इन्होंने क्या बोला? पाउली का सिद्धांत या पाउली का अपवर्जन सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, कभी हिंदी में देख लेना, अपवर्जन टर्म भी लिखा हुआ होता है। ठीक है बच्चा, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था बच्चों कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, जिसको मैं बॉक्स बोल रही हूं ना बहुत देर से। आप बताओगे इसको ऑर्बिटल बोलते हैं, बता चुकी हूं ये सारी बातें, है ना। और हिंदी में क्या बोलेंगे? कक्षक। ऑर्बिटल कौन से कॉन्सेप्ट में आए थे? 3D में आए थे, तो ऑर्बिटल ही होगा। तो पाउली जी ने कहा कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें 4 भर दोगे आप। तो एक होगा क्लॉकवाइज तो दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज। एक का स्पिन ऐसा होगा तो दूसरे का उसके जस्ट ऑपोजिट होगा। इलेक्ट्रॉन के जो स्पिन होते हैं वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। वो हमेशा ऑपोजिट का मतलब है एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। एक ऐसा होगा क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज भरा जाएगा, ऐसे बताया गया था, ऐसे एग्जाम्पल देके। ठीक है, तो आप बताओगे कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या बताया गया था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा उसका जस्ट ऑपोजिट दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन होगा, और स्पिन को हिंदी में बोलते हैं परिचक्रण। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो परिचक्रण होगा दूसरे का उसके विपरीत होगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये आदित्य कुमार झा आप बोल रहे हैं कि 4s की एनर्जी 3d से अधिक कैसे होगा? एक आया था नील्स बोर का मॉडल। जो सेल
न्यूक्लियस के जितने पास होती है उसका उतना ही कम एनर्जी लेवल होता है। आदित्य कुमार झा, ठीक है, वो बोहर मॉडल से पता लगा था। ओके, तो ये बात किसने बताई? अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले पाउली के सिद्धांत में क्या आया था, आप बता दोगे? एक ऑर्बिटल में 2 और एक होगा तो उल्टा, एक होगा तो ऐसे, तो दूसरा उसका उल्टा होगा। ऐसे नहीं भर सकते आप दोनों को, या दोनों को ऐसे नहीं कर सकते आप। स्पिन हमेशा ऑपोजिट होता है, एक का चार्ज प्लस है तो एक का हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है बच्चा, चलो ये पाउली का हो गया। अब तीसरा आता है यहां पर हंड्स प्रिंसिपल। हंड्स प्रिंसिपल, ठीक है, या हुंड्स रूल भी बोलते हैं उसको। हुंड्स रूल, या हिंदी में हंड लिखा होता है, हंड का नियम या हुंड नियम देख लो। ठीक है मैम, सेम ही तो हो गया। सेम कहाँ हो गया? एक ऐसे है दूसरा ऐसे है, सेम कहाँ है? ये इस डायरेक्शन से है, ये इस डायरेक्शन से है, सेम कहाँ है? सेम तो ये होगा उल्लू, सेम तो ये होगा। अगर बनाओगे तो ये होगा सेम। तो राजकुमार दिमाग कहाँ छोड़ के आए? ठीक है, अब इसमें लिखवाना क्या है आप खुद लिख लेना कि भाई एक कक्षक में हमेशा, पाउली जी ने बताया था, एक कक्षक में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन का जो परिचक्रण होगा उसका जस्ट विपरीत दूसरे का होगा। ये लो, ठीक है, ये हो गया पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसमें क्या लिखाना है? ऑफ बाउ प्रिंसिपल सेम हो गया। कहां हो गया सेम ऑफ बाउ प्रिंसिपल? ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या था बच्चा? ऑफ बाउ प्रिंसिपल राजकुमार था कि जिसकी सबसे कम एनर्जी होगी वो सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन फिल करेगा। चलो, अब हुंड्स प्रिंसिपल में क्या आया था बच्चा? हुंड सिद्धांत में क्या आया था? तो हुंड जी ने कहा था बच्चा कि सबसे पहले, देखो कॉमन सी लैंग्वेज है ऐसे, सबसे पहले एक बॉक्स है, मान लो पी है, मान लो किसी का पी। चलो एग्जाम्पल ले लो, नाइट्रोजन का लिखना जरा, 1s2 2s2 और 2p। क्या आएगा? अच्छा ये बताओ, 2 नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है ना, तो 3 आ जाएगा। 3 2 5 2 7। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो नाइट्रोजन का, कोई भी एग्जाम्पल ले लो आपके मन में जो आता है वो। पी में कितने बॉक्स बनेंगे? 1 2 3 बनेंगे। तो हुंड ने बोला कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन ना, इनको कैसे भरोगे? ऐसे भरोगे, पहले में एक, दूसरे में एक, तीसरे में एक। इन्होंने कहा कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और फिर इनकी पेयरिंग स्टार्ट होगी। कहीं आप ऐसा मत कर देना कि 3 है ना तो आपने पहले में एक भर दिया, फिर इसी में दूसरा भर दिया और एक यहां भर दिया, ये गलत हो जाएगा। हुंड्स ने कहा कि तीनों के अंदर पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और फिर इनकी पेयरिंग स्टार्ट होगी। मान लो यहां पर 6 होता तो बाद में ऐसे आप इनकी पेयरिंग करते, ऐसे नहीं कर देते आप, ऐसे, ये गलत हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हुंड जी ने बताया फर्स्टली ऑर्बिटल्स आर सिंगली फिल्ड और आफ्टर देन पेयरिंग स्टार्ट। कहने का मतलब है सबसे पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सिंगल एक 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 भरा जाएगा, एक यहां एक यहां एक यहां, फिर अगर बचे हैं तो इनकी पेयरिंग कर दो। पहले पेयरिंग कर दिए और यहां सिंगल छोड़ दिया और ये खाली पड़ा है तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा बच्चा। ये किसने बताया था? हंड्स रूल ने बताया था। किसी का भी एग्जांपल ले लो, लाइक आप ले लो कार्बन का। कार्बन का कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 2p, 2 बचेगा क्योंकि कार्बन 6 नंबर पे है। तो अब आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे पी में 3 बनेंगे, 3 बनेंगे बॉक्स, तो 2 हैं तो मैं इसको ऐसे कर दूं। नहीं भैया, क्या बोला है हंस ने? पहले एक एक भरो, ऐसे, पहले यहां एक यहां एक, ये खाली पड़ा रह गया। ठीक है, आप नियोन का ले लो, नियोन 10 नंबर पर है तो पी में कितने आएंगे बच्चा? 2 2 4 तो यही आ गया, 6 आएंगे। तो आप में से कुछ लोग क्या करेंगे? ऐसे, पहले से स्टार्टिंग से नहीं, चाहे उसका पी ब्लॉक, चाहे उसका ये जो पी वाला ऑर्बिटल है वो कंप्लीट क्यों ना हो रहा हो, लेकिन पहले आपको एक एक भरने हैं, फिर यहां पर 2 2 भरने हैं। तो ऐसे भरने का तरीका होता है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में। ठीक है मैम, फिर से बताओ। देखो बच्चा, फिर से कुछ नहीं बताना है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, फिर उनकी पेयरिंग करनी है। पहले पेयरिंग कर दोगे, बाकी के ऑप्शन खाली छोड़ दोगे, खराब हो जाएगा। ठीक है, बाकी के ऑप्शन खराब हो जाएंगे। आपको लिखना है इस सिद्धांत या इस नियम के आधार पर सभी कक्षकों में सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद उनको जोड़े से भरा जाता है। Firstly, orbitals are complete single electron. After then, pairing will be start. After then, pairing will be start. ये 3 रूल पढ़ने थे आपको किसके? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर आपका खत्म होता है, यहां पर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होता है बच्चा।
मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ा दी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना सिखा दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं, KLMN क्या होता है, SPDF क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल्स क्या होता है, बहुत सारी मैंने आपको बातें बता दी। नील्स बोर का रूल, अरे नील्स बोर यहाँ नहीं आएगा आदित्य यार, वो मॉडल्स में आते हैं, यहाँ नहीं आएगा नील्स बोर का, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। अब सिर्फ मुझे बताना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, और ये बताते ही आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगी तो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा कितनी ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा कितनी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। बताओ अब यहां तक कोई डाउट हो, जल्दी से डाउट बताओ अपने। वैलेंसी कब बताएंगे, रुको यार, वैलेंसी के लिए पहले आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। चलो हो गया। हाँ कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एक पूछ रहे हैं मैम AU का, AU मतलब गोल्ड का। गोल्ड का लिखने के लिए बच्चा पहले आपको जिनोन का आना चाहिए। जिनोन 36 पे नंबर पे आता है ना, जिनोन का आना चाहिए। और देख लो जो बच्चा मेरे से गोल्ड का पूछ रहा है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है। जो मेरे से गोल्ड का पूछ रहा है 79 वाला, उसको पहले जिनोन 36 का आना चाहिए। पहले मुझे जिनोन 36 का लिख के दिखा दो, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी। आइसो बार अभी पढ़ाएंगे, रुको यार, आइसो बार, आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो न्यूट्रॉन सब पढ़ाएंगे, रुको तो सही। तुम लोग मुझसे आगे चलने लग जाते हो। चलो किसने पूछा मुझसे गोल्ड का, जल्दी से बताओ उसे क्या वो मेरे को जिनोन का लिख के दिखा सकता है। अगर जिनोन का लिख के दिखा सकता है तो मैं आपको बता सकती हूं यहां पर इसका भी। जिनोन का लिखने के बाद बच्चा जिनोन 36 तक आप लिख लोगे, कोई जो भी बच्चा मुझसे पूछ रहा है गोल्ड का। तो उसके बाद आता है बच्चा 4F। F के अंदर मैक्सिमम कितने होते हैं, 14 होते हैं। अब आएगा 5D। 5D, हाँ पहले 4F के बाद 4F जब कंप्लीट हो गया तो 5 वाले में जाएगा, तो हाँ फिर 5D आएगा। और D में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, D में मैक्सिमम 10, और 5D के बाद 4F में 14 हो गए, जिनोन में 36 प्लस 14 करना कितने हो गए बच्चों, 30, और 40 और 50 हो गए, 50 और 2 60, 50 और 10 कितने हो गए, 60। एक सेकेंड रुको, अभी एक सेकेंड रुकना, मैं थोड़ा सा कर लूं। जिनोन 36 पे आता है ना, तो 36 प्लस 14 तो कितना हो गया, 30 और 10 40, 40 और 50 हो गए, 50 में से 50 के बाद 10 यहाँ भर दिए आपने 60, तो 4F में 14 हो गए, जिनोन 36 हो गया। अगर हम गोल्ड का लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, जिनोन 36 पे, ओ जिनोन 36 पे नहीं होता ना, जिनोन का तो 56 होता है ना, जिनोन 56 पे आता, 54 पे आता। तो अगर हम जिनोन का 54 करेंगे, एक सेकेंड रुकना, मुझे इसका निकालने देना। जिनोन 54, हाँ सही तो है। 36 पे तो क्रिप्टॉन होता है। देखो बच्चा कैसे लिखोगे हम, देखो मैं बता देती हूँ एक बार। AU का मतलब गोल्ड, गोल्ड आता है 79 नंबर पे, 79 पर है। तो अब बताओ, मैंने अभी आपको बताया था एक होता है क्रिप्टॉन, एक होता है जेनोन। जेनोन कितने नंबर पे आता है, 54 पे। क्रिप्टॉन पे कितने पे आता है, 36। ये है 79, ये है 79, ये है क्या बच्चा, 54। तो किसके नियर बाई है आपका गोल्ड, कौन सी नोबल गैस के, जिनोन के। तो सबसे पहले तो यहां पर जिनोन लिख दो। अब जिनोन का 54 तक आप अपने आप लिख लेना, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर जाएगा बच्चा 4F में। 54 तो पहले से ही हो गया, F है, F में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 14, तो यहां पर 14 कर लो। फिर जाएगा 5D, D में 10, तो जरा बताना 5D में 10 हो गए, 10 जोड़ना यहां पर, 10 और 54, 10 और 24, 24 और 50, 60, 70, 70 और 4 कितने हो गए, 4, हाँ अब आ जाएगा 6X, और 6X में ओनली 1। ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा बच्चा। देख लो, जिसने मुझसे AU का पूछा था मैंने लिख के बता दिया है, 6S में 1। काउंट कर लो, देखो 54, 10, 10, 1 कितना आ जाएगा, 79 आ गया क्या बच्चों, देखना 79 आ गया। मेरी मैथ्स बहुत कमजोर है,
हो ही गया होगा। 50 60 60 70 70 और 4 8, हाँ सही तो है, हो गया। ऐसा लिखा जाएगा। किसने पूछा था मुझसे गोल्ड का? समझ में आ गया? 4F कैसे समझ गई मैं? 4F कैसे समझ गई? क्योंकि मुझे पता है यहां पर 54 है, तो इससे पहले 54 से पहले 3 वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका होता है। 3 वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका होता है। F है, F में 14 मैक्सिमम, D जाएगा, 4 कंप्लीट हो गया, 5 जाएगा, 5 में D आता है सीधा। मुझे तो ये आता ही है बच्चा, आप देख लेना अपना, ठीक है। तो 10 बचा, यहां तक आते आते 78 हो गया, तो 1 जोड़ दिया, 1 जोड़ते ही आपका यहां पर 79 हो गया, ठीक है। ऐसा लिखा जाता है गोल्ड का। वैसे गोल्ड वोल्ड का नहीं पूछा जाएगा आपसे, आप कोई एमएससी थोड़ी ना कर रहे हैं केमिस्ट्री से जो इतना पढ़ना है आपको। चलिए, तो अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तरफ। चलें क्या? चलो, हो गया? हाँ हितेश, बिल्कुल सही लिखा है आपने। चलो, हाँ जिनोन लिख दो। पहले मेरे दिमाग में चल रहा था क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन तो 36 है, 36 से लिखोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हमें तो छोटा करना होता है ना। चलो, अब चलते हैं हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रॉन। अब देखो बच्चों, अब मैं आपसे ये उम्मीद करती हूं पहले से ही कि आप सब जानते हैं कि एटम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, यहां पर प्रोटॉन होता है और यहां पर न्यूट्रॉन होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में कुछ कुछ बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वही बातें अब मैं आपको लिखा देती हूं यहां पर। ये होते ही आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? चार्ज का मतलब होता है आवेश। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मान कितना होता है? स्कूल से पढ़ते आ रहे हो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कॉलम। COULOUMB, हिंदी में कुलाम लिखा जाएगा इसको, हिंदी में कुलाम। अब आपसे पूछ ले चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चा? कुलाम होती है। ये तो फिजिक्स में पढ़ाई होगा, ये क्या बताऊं मैं आपको। क्या होती है चार्ज की एसआई यूनिट? कुलाम होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19। COULOUMB, सही है क्या? स्पेलिंग देख लेना, कुलाम की यही होगी। LOMB होगा या UMB होगा, वो देख लेना। OMB होना चाहिए जहां तक मुझे पता है, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बच्चा? एसआई यूनिट होगी कुलाम। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपसे इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है ना, वो किसने डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है। किसने बताया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज नेगेटिव है वो किसने खोज की थी, इस चार्ज की, इस आवेश की, और कौन से एक्सपेरिमेंट द्वारा इसकी खोज की गई थी, और कौन से एक्सपेरिमेंट द्वारा इसकी खोज की गई थी? कोई बता सकता है मुझसे इस चार्ज की? थॉमसन ने नहीं की थी। कहां से पढ़ लिया आपने थॉमसन? कहां से पढ़ लिया आपने थॉमसन?